नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। बच्चों, अभी तक आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। अभी तो आपको 18वीं सेंचुरी में फ्रांस का समाज कैसा था उसके बारे में एक क्लियर आइडिया हो गया है। एक ऐसा समाज जो भेदभाव से भरा हुआ था, जहां थर्ड एस्टेट के गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और अमीर और पढ़े लिखे लोग समाज में अधिकार और मान सम्मान न होने के कारण दुखी थे। इस समय कुछ फिलोसोफर्स के विचार ने उनकी परेशानी को एक नया रास्ता दिखाया, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। आज पार्ट 4 में हम ये देखेंगे विद्रोह के अलग अलग रूप कैसे होते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह से विद्रोह की आग पूरे फ्रांस में फैल जाती है और एक एब्सोल्यूटिस्ट किंग सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाता है। आज के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे पावर का गलत इस्तेमाल आसमान में उड़ने वाले को भी मिट्टी में मिला देता है, कैसे दूसरों को हेल्पलेस समझने वाला आदमी खुद हेल्पलेस हो जाता है। बच्चों, आज का लेसन जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। लुई 16 इसने क्या किया था? इसने टैक्स बढ़ाने का प्लान बनाया था। टैक्स क्यों बढ़ाना था? पैसा कलेक्ट करने के लिए, कर्जा जो चुकाना था। कितना कर्जा हुआ था? 2 बिलियन लिवरेज। कितना था? 2 बिलियन लिवरेज। बहुत होता है ये 2 बिलियन लिवरेज, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का तो सोचा, लेकिन उस समय का ये रूल था कि राजा अकेला टैक्स बढ़ाने का फैसला नहीं ले सकता। उसके लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एस्टेट जनरल क्या? What was Estate General? Estate General was a political body to which the 3 estates sent their representatives. Okay, I am repeating. Estate General was a political body to which the 3 estates sent their representatives. तो नियम अनुसार लुई 16 ने मीटिंग बुलाई, एस्टेट जनरल की मीटिंग। ये मीटिंग कहाँ बुलाई गई थी? वर्साइल्स में। इससे पहले जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 को, 1614। अच्छा, तो मीटिंग में कितने लोग बुलाए गए थे? 300 फर्स्ट एस्टेट के, 300 सेकंड एस्टेट के और 600 लोग थर्ड एस्टेट के। ओके, 300 लोग फर्स्ट एस्टेट के, 300 लोग सेकंड एस्टेट के और 600 लोग थर्ड एस्टेट के। अब सवाल ये है कि थर्ड एस्टेट में तो बहुत लोग थे। फ्रांस की मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले तो थर्ड एस्टेट ही थे, तो सिर्फ 600 मेंबर क्यों बुलाए गए थे एस्टेट जनरल की मीटिंग में? हाँ, यहाँ आती है भेदभाव की बात। मीटिंग में थर्ड एस्टेट के वे लोग बुलाए गए थे जो रिच थे, एजुकेटेड थे और अच्छे पोस्ट वाले थे। स्मॉल पीजेंट्स, आर्टिजन्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबर्स और लेडीज़ को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उनको मना किया गया था। तो फिर मीटिंग शुरू हुई। ये मीटिंग कब हुई थी? 5 मई 1789। मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग तो अच्छे खासे बैठे हुए थे, लेकिन थर्ड एस्टेट वाले पीछे खड़े थे। थर्ड एस्टेट वालों ने अपनी मांग रखी लुई 16 के पास। ये एक लंबी लिस्ट थी, 40,000 लेटर्स की।
इसमें लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स, इनकी प्रॉब्लम भी शामिल थी। जब वोट करने की बात आई तब थर्ड एस्टेट वालों ने कहा कि एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। पहले ऐसा रूल नहीं था। पहले जो रूल था उसमें ऐसा था, 1 एस्टेट का 1 वोट होगा। लुई 16 ने पुरानी प्रथा यानी 1 एस्टेट 1 वोट को ही फॉलो करना चाहा और थर्ड एस्टेट की 1 मेंबर 1 वोट वाली मांग को ठुकरा दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। थर्ड एस्टेट को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे एस्टेट जनरल की मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। थर्ड एस्टेट के इन बड़े लोगों ने अपने आप को फ्रांस का स्पोक्समैन बताया। स्पोक्समैन का मतलब क्या? स्पोक्समैन उनको कहते हैं जो दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर लोग काफी गुस्से में थे। फिर क्या हुआ? 20 जून को वे वर्साइल्स में इंडोर टेनिस कोर्ट में अपनी एक असेंबली बना ली। ये जो थर्ड एस्टेट के जो बड़े लोग थे ना, उन्होंने एक असेंबली बना ली। कहाँ पे? इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्साइल्स में था। उस असेंबली का उन्होंने नाम रखा नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। उनके 2 लीडर्स थे, मिराबो एंड आबेसिये। क्या नाम थे? मिराबो एंड आबेसिये। मिराबो खुद तो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, मगर समाज की बुराइयों को वो हटाना चाहता था। और आबेसिये एक प्रीस्ट था। उसने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और दूसरी तरफ गरीब लोग ब्रेड के लिए तरस रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी। बेकरी वालों को मौका मिला। उन्होंने मौका देखकर ब्रेड की कीमत बढ़ा दी। अब बेचारे गरीब लोग क्या करते? वे जाकर बेकरी शॉप के दरवाजे पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। काफ़ी समय तक खड़ा रहने के बाद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिली, तब कुछ लेडीज़ ने दुकान पर हमला कर दिया और मारामारी शुरू हो गई। उस समय राजा ने अपनी सेना को पेरिस जाने का ऑर्डर दिया। अफवाह फैल गया कि राजा अभी लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर देगा। उसके बाद विस्फोट हुआ। ये विस्फोट कैसा था? 14 जुलाई 1789 को 7000 मेन और वुमेन गुस्से में आग बबूला होकर बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर आक्रमण किया, हथियार की तलाश में। हथियार कहाँ है? हथियार ढूंढते ढूंढते ये लोग फाइनली जाकर पहुंचे बैस्टिल में। बैस्टिल एक जेल का नाम जो पेरिस के ईस्ट में था। इस बैस्टिल में क्या था? कुछ लोग अंडर अरेस्ट थे। इस बैस्टिल को लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, बैस्टिल से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि बैस्टिल राजे के पावर को दर्शाता था। लोगों ने सोचा बैस्टिल में हथियार छुपा रखा है। वे लोग वहां गए, कमांडर को जान से मार डाला और प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया। प्रिजनर्स ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, 7 थे। उनको रिलीज कर दिया। फिर बैस्टिल के फोर्ट्रेस को तोड़ डाला, उसमें आग लगा दी, खत्म कर दिया, उसे डिमोलिश कर दिया।
गांव में क्या हुआ? गांव में भी तो कुछ होना चाहिए ना, शहर में इतना कुछ हो रहा है। गांव में एक अफवाह फैल गया कि लैंडलॉर्ड वाले सेना भेज रहे हैं फसल को खराब करने के लिए। गांव के लोग भड़क गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हो उठाया, पिचफॉर्क उठाया और शठौ पर अटैक किया। शठौ क्या? शठौ मतलब वो कैसल, वो पैलेस जहां राजा और नोबल रहते थे। तो गांव के लोगों ने शठौ पर आक्रमण किया, छुपा कर रखे हुए अनाज लूट लिए और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला दिए। कुछ नोबलमैन तो डर के मारे अपना घर छोड़ के भाग गए, एकदम दूसरे देश में चले गए, पड़ोसी देश में चले गए। चारों तरफ इतना विद्रोह, इतना हंगामा, लुई 16 मजबूर हुआ नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को मानने के लिए। क्या प्रस्ताव? कि अभी राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हैं उसी के अनुसार राजा को काम करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं कर सकता वो। नेशनल असेंबली ने इस समय 2 काम किए थे। कौन कौन से 2 काम? पहला काम, फ्यूडल सिस्टम वाला टैक्स खत्म किया। दूसरा काम, चर्च के सभी प्रिविलेजेस छीन लिए, मतलब टाइद को एबॉलिश कर दिया। चर्च जो लैंड ओन करते थे उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, छीन लिया उनसे। What is confiscate? What is the meaning of confiscate? Confiscate is to take a possession away from someone when you have the right to do so as a punishment. I am repeating. Confiscate means to take a possession away from someone when you have the right to do so as a punishment. नेशनल असेंबली ने जो ये दोनों काम किए, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो पूंजी आई उसकी कीमत कम से कम 2 बिलियन लिवरेज थी। तो इस तरह से फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इसको लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।